ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ है, जहां दशहरा रैली को लेकर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच घमासान मचा हुआ है। दशहरा रैली की बदलती सियासत, शिंदे का दांव, उद्धव पर दबाव। महाराष्ट्र में इस साल दशहरे की रौनक पर सियासी रंग गहरा गया है। एक तरफ जहां पूरा देश विजयादशमी के उत्सव की तैयारी कर रहा है, वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच दशहरा रैली को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। ये रैली सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि दोनों गुटों के लिए अपनी ताकत और जनाधार दिखाने का एक बड़ा मंच बन गई है। शिवाजी पार्क बनाम नेस्को, परंपरा और मजबूरी का खेल। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने अपनी पारंपरिक दशहरा रैली के लिए दादर स्थित शिवाजी पार्क को चुना है। ये वही ऐतिहासिक मैदान है जहां से बालासाहेब ठाकरे ने अपनी ओजस्वी वाणी से लाखों शिवसैनिकों को प्रेरित किया था। 1966 से चली आ रही इस परंपरा को उद्धव बरकरार रखना चाहते हैं और इसे अपनी असली शिवसेना होने का प्रमाण मान रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी रैली की जगह आजाद मैदान से बदलकर नेस्को इंडोर परिसर कर दी है। शिंदे का तर्क है कि भारी बारिश और कीचड़ के कारण आजाद मैदान में आयोजन संभव नहीं है। उन्होंने अपनी रैली को छोटा करने का भी ऐलान किया है, जिसमें सिर्फ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कार्यकर्ता ही शिरकत करेंगे। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भाजपा ने मराठवाड़ा में आई बाढ़ का हवाला देते हुए उद्धव से रैली रद्द करने की मांग की है। बाढ़, सियासत और संवेदनाएं। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र इस समय भयंकर बाढ़ की चपेट में है। लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित 5 जिलों का दौरा किया है और किसानों के लिए पूर्ण कर्जमाफी की मांग की है। इसी बीच भाजपा और शिंदे गुट ने उद्धव पर यह कहते हुए दबाव बढ़ा दिया है कि वे अपनी दशहरा रैली रद्द करें और इसका खर्च बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगाएं। शिंदे ने यह भी कहा है कि उनके कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंदों की मदद करेंगे और इन क्षेत्रों से किसी भी कार्यकर्ता को मुंबई न आने की सलाह दी गई है। भाजपा शिंदे का दोहरा दांव। भाजपा और शिंदे गुट का ये कदम एक सियासी दांव माना जा रहा है। एक तरफ वे उद्धव पर संवेदनशीलता का सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद को संकट मोचक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे का 80% सोशल वर्क और 20% राजनीति का नारा इस समय उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह उद्धव के लिए एक धर्म संकट की स्थिति है। माइनस क्या वे अपनी दशकों पुरानी परंपरा को त्याग कर बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना दिखाएंगे या अपनी शक्ति प्रदर्शन की रैलियों को जारी रखेंगे। असली शिवसेना की पहचान। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने शिंदे पर तंज कसते हुए कहा है कि 2 अक्टूबर को मुंबई के लोग एक असली शिवसेना और एक नकली शिवसेना की दशहरा रैली देखेंगे। उनका दावा है कि उद्धव ठाकरे की रैली ही असली शिवसेना की पहचान है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी रैली की जगह नहीं बदली है। उद्धव का अगला कदम। अब सबकी निगाहें उद्धव ठाकरे पर टिकी हैं। क्या वे भाजपा और शिंदे के दबाव के आगे झुकेंगे और अपनी रैली रद्द करेंगे, या वे शिवाजी पार्क में भव्य रैली करके अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेंगे, भले ही उन्हें आलोचना का सामना करना पड़े। स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर ये दशहरा रैली दोनों गुटों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के भी मौजूद रहने की उम्मीद है, जिससे ये रैली और भी दिलचस्प हो सकती है। उद्धव ठाकरे के निर्णय का महाराष्ट्र की राजनीति पर गहरा असर पड़ना तय है। वक्फ सुधारों को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी। एक नए युग की शुरुआत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को बरकरार रखते हुए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बहुप्रतीक्षित सुधारों पर मुहर लगा दी है। ये ऐतिहासिक फैसला न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा, बल्कि वक्फ संस्थाओं के कानूनी और आर्थिक ढांचे को भी मजबूत करेगा। मुख्य सुधारों पर कोर्ट की मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संशोधन अधिनियम के सभी प्रावधान यथावत रहेंगे और पूरी तरह से लागू करने योग्य हैं। अदालत ने इन सुधारों को संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप माना है। 1. अपंजीकृत दावों की समाप्ति। अदालत ने डेस उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अस्पष्ट अवधारणा को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा है। अब वक्फ पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिसका सीधा अर्थ है कि अपंजीकृत दावों की कोई कानूनी वैधता नहीं होगी। इससे वक्फ संपत्तियों पर अनिश्चित और आधारहीन दावों पर रोक लगेगी। 2. बोर्ड में संतुलन और लचीलापन। केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना को बरकरार रखा गया है, जिसमें गैर मुस्लिम सदस्यों का संतुलित प्रतिनिधित्व शामिल है। साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति में लचीलेपन की अनुमति देने वाले प्रावधान का भी समर्थन किया गया है। 3. महिलाओं के अधिकार और मुकदमों की समय सीमा। फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वक्फ दावों पर सीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट लागू होगा, जिससे अनिश्चितकालीन और लंबे मुकदमों पर विराम लगेगा। न्यायालय ने वक्फ अल औलाद के प्रावधानों को बरकरार रखते हुए महिलाओं के अधिकारों के महत्व को भी स्वीकार किया है। 4. संवैधानिक सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता। कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि वक्फ के दावे संवैधानिक या सांस्कृतिक सुरक्षा उपायों से ऊपर नहीं हो सकते। इसका मतलब है
कि जनजातीय भूमि और विरासत स्थलों को स्पष्ट सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये फैसला विरासत के संरक्षण और वक्फ संपत्तियों के उचित उपयोग के बीच संतुलन स्थापित करता है। भविष्य की राह। अदालत ने अधिनियम की लगभग सभी धाराओं को बरकरार रखते हुए दोहराया है कि संसदीय कानून, खासकर संयुक्त संसदीय समिति की कठोर समीक्षा के बाद बनाए गए कानून, स्वाभाविक तौर पर संवैधानिक माने जाते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। मंत्रालय का ध्यान अब राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम NAWDCO के संचालन पर है, ताकि नए कानून द्वारा सुनिश्चित सुरक्षा उपायों के तहत वक्फ संपत्तियों का व्यवस्थित विकास किया जा सके। यह फैसला भारत में वक्फ प्रबंधन के लिए एक नए युग का सूत्रपात है, जहां वक्फ संपत्तियां वास्तव में अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण का एक पारदर्शी और जवाबदेह माध्यम बन सकेंगी। इजरायली राजदूत का भरोसा, सऊदी अरब को न भारत से खतरा न इजरायल से। हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए एक रक्षा समझौते डिफेंस एग्रीमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल मचा दी है। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला होने की स्थिति में दूसरा देश उसे खुद पर हमला मानेगा। कई जानकारों ने इस समझौते को इजरायल द्वारा कतर पर किए गए कथित हमले के बाद खाड़ी देशों में पैदा हुई असुरक्षा की भावना से जोड़कर देखा। हालांकि इस मामले पर भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने एक बड़ा और स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समझौते का इजरायल या भारत से किसी भी खतरे से कोई लेना देना नहीं है, और सऊदी अरब को न तो इजरायल से और न ही भारत से कोई खतरा है। सऊदी अरब को हमसे कोई खतरा नहीं। इजरायली राजदूत ने समझौते की टाइमिंग पर हो रहे भ्रम को समझाते हुए कहा, सऊदी अरब पर न कभी इजरायल ने और न कभी भारत ने अटैक किया है, सिर्फ ईरान और हूती ने सऊदी अरब पर हमला किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें लगता है कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए केवल एक तरह का आश्वासन अश्योरेंस देख रहा है। यह उनका फैसला है कि वे अपने देश की सुरक्षा कैसे करना चाहते हैं। राजदूत अजार के अनुसार समझौते का मकसद भारत या इजरायल की तरफ से किसी खतरे का सामना करना नहीं है। क्यों पड़ी सऊदी अरब को इस समझौते की जरूरत? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा के मुताबिक इस समझौते की जरूरत के पीछे कुछ अहम कारण हैं। 1. कमजोर सेना। सऊदी अरब के पास अपनी कोई मजबूत सेना नहीं है। विशेषज्ञ आगा बताते हैं कि सऊदी शासकों ने जानबूझकर सेना को मजबूत नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इराक, मिस्र, सीरिया जैसे देशों की तरह मजबूत सेना तख्तापलट न कर दे। 2. अमेरिका पर भरोसे में कमी। सऊदी अरब का पहले अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौता था, जिसके तहत अमेरिका उन्हें सुरक्षा प्रदान करता था और बदले में सऊदी अरब तेल देता था। लेकिन यह समझौता हाल ही में लैप्स समाप्त हो गया है। इजरायल के कतर में कथित हमले के बाद खाड़ी देशों को ये लगने लगा है कि वे सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। जानकार ये भी मान रहे हैं कि इस समझौते के साथ सऊदी अरब ने अपने लिए अप्रत्यक्ष परमाणु हथियार, इनडायरेक्ट न्यूक्लियर हथियार की उपलब्धता का रास्ता खोल दिया है। भारत के साथ रिश्ते रहेंगे मजबूत। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और आगे भी मजबूत बने रहेंगे। राजदूत अजार और विशेषज्ञों के बयानों से ये साफ है कि पाकिस्तान के साथ इस रक्षा समझौते के बावजूद सऊदी अरब के लिए सुरक्षा चिंता का मुख्य केंद्र ईरान और हूती जैसे क्षेत्रीय कारक हैं, न कि भारत या इजरायल। महाराष्ट्र है, मराठी चलेगी। MNS की खुली चेतावनी। अबू आजमी, अब सिर्फ MNS स्टाइल में बात होगी। ये महाराष्ट्र है, कोई धर्मशाला नहीं। यहाँ की हवा में, यहाँ की मिट्टी में मराठी का मान है, और जिसने इस मान को ठेस पहुंचाई उसे मनसे का जवाब मिलेगा, वो भी टनाटन। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू कासिम आजमी साहब, आपको महाराष्ट्र में राजनीति करनी है और यहाँ की माटी की भाषा बोलने में नखरे? ये कैसा खेल है? भिवंडी में कल्याण रोड चौड़ीकरण को रोकने की मांग करने पहुंचे, पर जब मराठी चैनलों ने सवाल किया तो मराठी की क्या जरूरत पूछ बैठे। कहने लगे, मराठी हिंदी में क्या फर्क है? अगर मराठी में बोलेंगे तो दिल्ली यूपी वाले कैसे समझेंगे? अरे ओ आजमी साहब, ये भिवंडी है, महाराष्ट्र है। यहां पहले महाराष्ट्र के लोगों के हक और उनकी भाषा की बात होगी, आपकी यूपी के भइयों की चिंता बाद में। MNS का स्टाइल जवाब, मराठी नहीं तो मनसे का डंडा। जैसे ही अबू आजमी ने मराठी से मुंह मोड़ा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के कार्यकर्ता भड़क उठे। मनसे ठाणे जिला अध्यक्ष परेश चौधरी ने तो साफ साफ खुली धमकी दे डाली। परेश चौधरी ने दहाड़ते हुए कहा, अबू आजमी, आप यहां महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र में राजनीति करते हुए क्या आपको उत्तर प्रदेश के भइयों की परवाह है? ये भिवंडी है, महाराष्ट्र है, और यहां सिर्फ मराठी चलेगी। अगर आपको यहां मराठी बोलने में शर्म आती है तो याद रखना, आपको मनसे स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। बात सीधी और सपाट है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी का सम्मान करना होगा। गुंडागर्दी या गौरव, मराठी के नाम पर MNS का पुराना हिसाब। ये पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे की पार्टी ने मराठी अस्मिता के नाम पर स्टाइल दिखाया है।
कुछ दिन पहले अंधेरी मेट्रो स्टेशन पर हिंदी में लिखे विज्ञापन होर्डिंग को फाड़कर मनसे कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम दिया था। ये महाराष्ट्र है, यहां पर मराठी चलेगी, हिंदी नहीं। जुलाई में तो मराठी न बोलने पर एक व्यापारी को पीटा गया था। एक दुकानदार को भी इसी मुद्दे पर मनसे के हाथों मार खानी पड़ी थी। और अब इनके निशाने पर आए हैं सपा नेता अबू आजमी। मनसे का रुख साफ है, महाराष्ट्र में मराठी ही चलेगी। जो विरोध करेगा उसे मनसे स्टाइल में जवाब मिलेगा। क्या महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को मराठी बोलना अनिवार्य कर देना चाहिए या भाषा की स्वतंत्रता होनी चाहिए? अपनी राय बताइए।